तृतीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में शुकनासोपदेश निर्धारित किया गया है, जो कि बच्चों को परीक्षा हेतु पढ़ना है। शुकनासोपदेश कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। महाकवि बाणभट्ट, जिन्हें गद्य सम्राट कहा जाता है, संस्कृत साहित्य में गद्य काव्यों की परंपरा को यदि हम देखते हैं तो बाणभट्ट, दंडी और सुबंध, इनके नाम प्रमुखतया लिए जाते हैं। और आधुनिक काल में शिवराज विजय के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो महाकवि बाणभट्ट ने दो गद्य रचनाएं की, अथवा हमें उपलब्ध होती हैं उनकी दो गद्य रचनाएं। प्रथम का नाम हर्षचरितम है और दूसरी कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी वस्तुतः दो ऐसी कृतियां जिनको आधार बनाकर लक्षण शास्त्रियों ने आख्यायिका और कथा के भेद को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया। हर्षचरित आख्यायिका की श्रेणी में रखा जाता है, कादंबरी कथा काव्य की श्रेणी में। हर्षचरित प्रकृति में ऐतिहासिक है और उसमें काव्य होने के कारण आवश्यकता अनुसार बाणभट्ट ने कल्पना का भी समावेश। वह सम्राट हर्षवर्धन और उनके राजवंश का वर्णन करता है। कादंबरी विशुद्ध रूप से कल्पनाश्रित, कल्पना पर आधारित है। इसकी ऐतिहासिकता के कोई प्रमाण नहीं है और कादंबरी एक विशाल ग्रंथ है। यह कथा काव्य आधुनिक काल में हिंदी इत्यादि इतर भाषाओं में जो उपन्यास की विधा है उसकी पृष्ठभूमि के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। इसे प्रथम उपन्यास भी कह सकते हैं, कथा काव्य। कादंबरी की कथा पात्रों के तीन जन्म की कथा है, जो हमारे भारतीय धर्म और दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा है उसको भी परिपुष्ट करती है। और यह जो अंश है शुकनासोपदेश, यह उसी का एक अंश है, छोटा सा अंश है। इसे आप प्रकरण कह सकते हैं। कथा समुद्र में से निकला हुआ एक छोटा सा रत्न है शुकनासोपदेश। इसका संधि विच्छेद होगा शुकनास और उपदेश। शुकनासस्य उपदेशाः सन्ति यस्मिन् ग्रंथे स ग्रंथः शुकनासोपदेश। ये इसकी व्युत्पत्ति की जा सकती है। शुकनास के उपदेशों का संकलन जिस काव्य में है उसे शुकनासोपदेश। वस्तुतः महाराज तारापीठ जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं
तो अपने पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक प्राचीन काल में जब राजा वानप्रस्थी होना चाहते थे, गार्हस्थ्य से निकलना चाहते थे, तो अपने वयस्क पुत्र को राज्य का भार सौंपकर और निश्चिंत होकर वन में प्रस्थान करते थे। ऐसी परंपरा हमें प्राप्त होती है। और राज्य कार्य चलाने के लिए मस्तिष्क और शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। तो यह इस दृष्टि से भी ये समुचित और वैज्ञानिक था। तारापीड़ ने अपने पुत्र का जब राज्याभिषेक करना चाहा, तो राजकुमार चंद्रापीड़ वैसे तो बहुत ही संस्कारी, नीति के मार्ग पर चलने वाले पढ़े लिखे युवा के रूप में बताए गए, तथापि राज्य कार्य जैसे गुरुतर दायित्व को अपने कंधों पर लेने से पहले उन्हें बहुत सी बातों का ज्ञान करवाना राजा को आवश्यक जान पड़ा। तो उन्होंने अपने महामंत्री शुकनास के पास, शुकनास जो कि बुद्धि और अनुभव दोनों के समवाय हैं और महामंत्री भी हैं, राज्य शासन को, राज दरबार के क्रियाकलापों को और राज दरबार में पलने वाली विकृतियों को भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो राजा के आसपास ही रहा करते। तो शुकनास से अच्छा वक्ता कौन हो सकता था, उससे अच्छा ज्ञानी कौन हो सकता था। इस दृष्टि से राजा ने अपने पुत्र को, राजकुमार को, महामंत्री शुकनास के पास उपदेश लेने के लिए भेजा। और जो महामंत्री शुकनास ने उन्हें उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का संकलन शुकनासोपदेश। यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय, अत्यंत उपयोगी है और इसका महत्व, शुकनासोपदेश का महत्व सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक। ऐसा नहीं है कि इसमें जो उपदेश दिए गए हैं कवि के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वह केवल भारतवर्ष के लिए लागू होते हैं। वस्तुतः वे उपदेश ऐसे हैं जो विश्व में कहीं का भी युवा जो कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आने वाला है, केवल राज्य संचालन की दृष्टि से नहीं, जीवन संचालन की दृष्टि से कोई भी युवा जो अब अपना कदम कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में बढ़ाने वाला है, उसके लिए ये उपदेश अमृत के समान है। और अगर इन उपदेशों को कोई भी युवा मन में रखकर जीवन की राह पर चलता है, जीवन के पथ पर चलता है, तो उसके कहीं भी उद्भ्रांत होने, कहीं भी पतित होने का कोई संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ये उपदेश अत्यंत गहन और